नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आज का चर्चा का विषय होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांत में एक एक सिद्धांत को हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें आज पहला सिद्धांत हम लोग चल रहे हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय हैं। इस सिद्धांत को हम विभिन्न उपनामों से जानते हैं। जैसा आज का जो खंड है, आज का वीडियो है, हम सिद्धांत की चर्चा डिस्क्रिप्टिव ना करके उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक कौन है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक है। अब यहां एक प्रश्न और होता है कि एक ही सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत है, इसे हम जो अन्य नाम की बात करते हैं, इसी को हम किस रूप में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत के विभिन्न उपनाम हैं, जिसमें एक नाम आपका आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को उद्दीपन अनुक्रिया के साथ अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इसी को अधिगम का बंध सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत, जिसे आप बॉन्ड थियरी भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। शॉर्ट में जो उद्दीपन अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, इसी सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं। इसी सिद्धांत को यानी थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को हम आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे एक नाम से आवृत्ति के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इसी सिद्धांत को संबंधवाद, जो इसके विभिन्न नाम हैं, इसे संबंधवाद कनेक्शनिज्म भी कहा गया है। और एक नाम अक्सर इसके चर्चा में आता है चयन और संबंधन का सिद्धांत। चयन और संबंधन का सिद्धांत। तो ये विभिन्न नामों से अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा प्रतिपादित, इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से हम जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न एवं त्रुटि, इन नामों से उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद, चयन और संबंधन सिद्धांत, इन विभिन्न नामों से हम जानते हैं। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी पीएचडी की शोध प्रबंध लिखा था एनिमल इंटेलिजेंस। ये इनकी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में इसका उल्लेख किया है। और इस सिद्धांत का प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया गया था। इस सिद्धांत में बिल्ली के ऊपर जो प्रयोग किया गया था, उसमें एक आपका पजल बॉक्स लिया गया था और उस पजल बॉक्स में बिल्ली को बंद किया गया था। बाहर भोजन रखा गया था, भोजन का मछली के रूप में,
और फिर बिल्ली क्या करती है, बिल्ली का उसके अंदर भूख का होना, यानी बिल्ली का भूखा होना बहुत आवश्यक है। तो वो सारी प्रयोग की बात हुई। अब हम यहां बात करेंगे कि शिक्षा में इसके प्रयोग की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, फिर हम इसका कक्षा अध्यापन में कहां उपयोग और किस रूप में शिक्षक करता है उसकी चर्चा करेंगे। तो शिक्षा में जब हम प्रयोग की बात करेंगे, किसमें, शिक्षा में प्रयोग, तो शिक्षा में जब प्रयोग की बात होगी तो सबसे पहले इसमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल। पहला क्या है, अभ्यास द्वारा सीखने पर बल, अभ्यास द्वारा सीखने पर बल। फिर दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो क्या है कि अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है। दूसरा कि अभ्यास कराकर, अभ्यास द्वारा क्या होता है, किसी भी कार्य में व्यक्ति या बालक को निपुण बनाया जा सकता है। फिर तीसरा जो इसका उपयोग शिक्षा में हम करते हैं कि त्रुटियों का निराकरण होता है। इसमें तीसरा जो प्रमुख है वो क्या है कि त्रुटियों का निराकरण। और चौथे बिंदु की बात हम करते हैं कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है या बहुत उपयोगी है। किस तरह के विषय में, विशेषकर गणित और विज्ञान विषय के लिए ये क्या है, यह अत्यंत उपयोगी सिद्धांत है। तो ये तो एक सामान्य चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत यानी थॉर्नडाइक के एसआर थियरी की बात हम करें, एसआर बॉन्ड की बात करें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड की बात करें, कनेक्शनिज्म की बात करें, तो या आवृत्ति सिद्धांत की बात करें, तो इसका प्रमुख तथ्य क्या है, हम इसके प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य क्या हैं, मेन फैक्ट्स इस सिद्धांत के क्या हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इनका सिद्धांत 3 तत्वों पर आधारित है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर है, 3 तत्व, 3 फैक्ट्स हैं, 3 तत्वों पर आधारित है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें पहले तथ्य की बात हम करते हैं कि उद्दीपक तत्व, दूसरा अनुक्रिया तत्व और तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व। ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहला उद्दीपक तत्व, पहला क्या है, पहला उद्दीपक तत्व, स्टिमुलस फैक्ट की बात हम करते हैं कि जो उद्दीपक तत्व है वातावरण की परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। उद्दीपक तत्व जो वातावरण की परिस्थितियों में, वातावरण की परिस्थितियों में क्या होता है, वातावरण की परिस्थितियों में सम्मिलित रहता है। यानी जो परिस्थिति है वह वातावरण में ही समाहित रहती है, उसमें सम्मिलित होती है। फिर दूसरा होता है अनुक्रिया तत्व। जो दूसरा वो क्या है, अनुक्रिया तत्व, रिस्पॉन्स की बात हम करते हैं। तो अनुक्रिया तत्व की बात करते हैं कि जो व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करता है। अनुक्रिया तत्व जो व्यवहार की क्रिया, भाई बिल्ली के ऊपर प्रयोग इन्होंने किया था, तो उस के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया गया, व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। जैसे
पिंजरा था, पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद किया गया, बिल्ली भूखी थी और पिंजरे जो उस पजल बॉक्स नाम दिया था, पहेली बक्सा, उस पजल बॉक्स में एक लीवर होता है, बिल्ली उछल कूद करती है, क्योंकि सामने भोजन है, भोजन को प्राप्त करने के लिए वह उछल कूद करती है और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है, यानी खटके पर, और दरवाजा खुल जाता है। बार बार इसका प्रयोग किया गया थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा और उन्होंने ये देखा कि जितने प्रयास बढ़ाते जा रहे हैं उसके द्वारा अनैच्छिक क्रियाएं, अब जैसे बिल्ली के द्वारा पहले सलाखों को दांतों से काटना, उसके बीच से निकलना, उछल कूद करना, बहुत सारे अनैच्छिक क्रियाएं जो ऐसे रिस्पॉन्सेस जिनसे कोई भी उसे सफलता नहीं मिलती, फिर अचानक दबना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये अनैच्छिक क्रियाएं कम होती जाती हैं और फिर एक समय आता है कि बिल्ली भोजन आते ही खटके को दबा देती है। तो वह अनुक्रिया तत्व, यानी जो उसके द्वारा रिस्पॉन्स किया गया, वह किससे पर होती है, उसके व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित करती है। फिर जब वह व्यवहार जिससे वह सीख गया, यानी बिल्ली ने सीखा, तो वहां पर क्या हुआ, उस क्रिया में यानी उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच बॉन्डिंग हो गई, उसके बीच बंध बन गया, अनुबंधन हो गया। तो वही तीसरा कहता है कि तीसरा उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व, उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व, जो उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, यानी बिल्ली के द्वारा जो रिस्पॉन्स किया गया और उद्दीपक स्टिमुलस क्या था, भोजन। तो अब उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन तत्व की बात करते हैं कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करता है, जो किसके किसके बीच, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या करता है, उनके मध्य संबंध स्थापित करता है। इसी संबंध स्थापित होने के कारण इसे संबंधवाद भी कहा गया, कनेक्शनिज्म की बात की गई, संबंध स्थापित करता है। यह तीसरा तत्व। अब हम ये कहते हैं कि इसके आधार पर, यानी जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित हुआ, तो उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन निर्माण ही, यानी जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है, इनके बीच जो ये बॉन्डिंग बनती है, अनुबंधन होता है इनके बीच, वह बॉन्डिंग, वह अनुबंधन ही क्या है, वह अनुबंधन ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत की मुख्य बात है। यहां इसके आधार पर, यानी इनके मध्य जो संबंध स्थापित होता है, वही कहेंगे कि उद्दीपक और अनुक्रिया, इन्हीं के मध्य तो संबंध बनता है, उद्दीपक और अनुक्रिया में अनुबंधन निर्माण। अब जो ये संबंध बना, यही क्या करता है, यही इनके बीच अनुबंधन करता है, कंडीशनिंग करता है, यानी इनके बीच बॉन्डिंग करता है कि अनुक्रिया अनुबंधन निर्माण, अनुबंधन निर्माण, भाई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो अनुबंधन हुआ, जो बॉन्डिंग हुई, निर्माण ही क्या है, निर्माण ही थॉर्नडाइक के सिद्धांत की का मुख्य तथ्य है या की मुख्य बात है। निर्माण ही क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की मुख्य बात है, कि क्या है, मुख्य बात है। तो ये तो प्रमुख तथ्य है। अब यहां हम बात करते हैं कि सीखने की परिस्थिति, अब इसको छात्र के ऊपर हम इंप्लीमेंट करते हैं इन तीन चीजों को लेकर, कि सीखने की एक परिस्थिति की बात हम करते हैं और उस परिस्थिति में छात्र के समक्ष
उसके सम्मुख, तो सीखने की परिस्थिति में छात्र के सम्मुख या बालक के सम्मुख या उसके समक्ष समस्या रखी जाती है। भाई क्लासरूम में यही होगा, उसके समक्ष क्या होगी, समस्या रखी जाएगी और छात्र समस्या समाधान करने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। भाई यहां पर अनुक्रिया तत्व जो व्यवहार की क्रिया को प्रदर्शित, यानी छात्र के द्वारा विभिन्न अनुक्रियाएं या विभिन्न व्यवहार, उस परिस्थिति का समाधान, समस्या का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया या व्यवहार को संपादित करेगा। और इन अनुक्रियाओं में सही अनुक्रिया का छात्र या बालक द्वारा चयन कर लिया जाता है। वो जो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगा, उनमें से जो अनुक्रिया सही होगी यानी परिणाम देने वाली होगी, उसका वह चयन कर लेता है और बाद में यही सही अनुक्रिया उस समस्या से संबंधित हो जाती है जिसे सीखना कहते हैं। तो यहां अगर हम इस तथ्य को बात करें इन 3 बिंदुओं के आधार पर, तो क्या कहता है कि छात्र क्लासरूम में जब टीचर इस सिद्धांत का उपयोग करता है भाई कोई छात्र है तो छात्र को क्या करना है, इसको सीखना। भाई हमारा लक्ष्य क्या है, अधिगम कराना, सीखना या उसका अधिगम कराना, ये हमारा लक्ष्य है। अब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, परिस्थिति, एक स्थिति हो गई आपकी कि सीखने की परिस्थिति, ये किससे संबंधित है, परिस्थिति, ये सीखने की परिस्थिति की बात करते हैं। और यह सीखना और परिस्थिति किसके लिए है, छात्र के लिए है। और अब छात्र के सम्मुख, इनके आधार पर छात्र के सम्मुख क्या रखा जाएगा, छात्र के सम्मुख समस्या रखना, यानी समस्या रखी जाएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए वह क्या करता है, वह विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट डॉट। वह विभिन्न रिस्पॉन्स या अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रियाओं से समाधान, जो छात्र को समाधान दिलाएगी, मान लीजिए इसने छात्र को समाधान दिलाया, तो समस्या और समाधान के बीच जो अनुक्रिया ये R3 है, यही तो कह रहा है कि इन अनुक्रियाओं में वह सही अनुक्रिया का चयन करेगा, यानी वह इस अनुक्रिया जिससे समाधान या सफलता मिलती है उसका चयन करता है और बाद में यही सही अनुक्रिया और किसके बीच, इस समस्या के बीच, इनके बीच क्या होता है, इनके बीच संबंध बनता है, या यूं कह दें कि उससे संबंधित हो जाती है। और यह संबंध निर्माण ही क्या कहलाएगा, यह संबंध निर्माण ही सीखना कहलाएगा। ये थॉर्नडाइक का रूप है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में 2 उप प्रक्रियाएं होती हैं। जो सीखना प्रक्रिया है, सीखना प्रक्रिया में क्या है, इसमें 2 उप प्रक्रियाएं हैं। सीखना प्रक्रिया में क्या है, 2 उप प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी 2 उप प्रक्रियाएं हैं, एक चयन है और दूसरा संबंध है। पहला क्या है, पहला चयन और दूसरा संबंध। छात्र ने बहुत सारी अनुक्रियाएं की, लेकिन उनमें से सही अनुक्रिया को वो चयनित करता है, अपनी विभिन्न अनुक्रियाओं में से उसे चुनता है और फिर यही सही अनुक्रिया और समस्या के बीच क्या होता है,
संबंध स्थापित होता है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वही क्या है? सीखना की प्रक्रिया या सीखना। तो अब उसमें दो चीजें, एक चयन की बात किया और दूसरा संबंध की बात किया। तो यानी चयन क्या है? अनेक प्रक्रिया अनुक्रियाओं में से जो उसके द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया, उन अनेक अनुक्रियाओं में से क्या करता है? सही अनुक्रिया वह जिसे करने के बाद उसे पुनर्बलन मिलता है। चयन में क्या करता है कि अनेक अनुक्रियाओं में से सही अनुक्रिया कौन सी होगी? अब यहां पर सबसे बड़ी चीज, सही अनुक्रिया क्या होगी? जिससे बालक को क्या होगा? छात्र को पुनर्बलन मिलेगा। जिससे छात्र को क्या मिलता है? छात्र को पुनर्बलन मिलता है या वह पुनर्बलित होता है, वही चयन की सही अनुक्रिया है। संबंध की बात करते हैं कि सही अनुक्रिया का उद्दीपन के साथ संबंध का स्थापित होना। जो सही अनुक्रिया है इसका किसके साथ? उद्दीपन के साथ क्या होता है? संबंध स्थापित होता है। तो यह था पूरा हमारा थॉर्नडाइक का। अब थॉर्नडाइक ने इस पूरे सीखने में, यानी जो अधिगम की बात की, तो थॉर्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की है। थॉर्नडाइक ने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की या उसका उल्लेख किया है। तो 3 विशेषताएं थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की विशेषताएं, इसमें उन्होंने 3 विशेषताओं की बात की। तो पहली विशेषता उन्होंने क्या कहा कि सीखने की प्रक्रिया पशु हो या मनुष्य हो, सब में समान ढंग से होती है। जो सीखने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया पशु या मनुष्य, सब में क्या होती है? समान ढंग से होती है, समान ढंग से। और वह कैसे होती है? प्रयत्न, कैसे होती है? प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न एवं भूल। ये पहली बात बताई। दूसरा उन्होंने बताया, थॉर्नडाइक महोदय ने, कि सीखना क्रमोत्तर होता है। सीखना कैसे है? सीखना क्रमोत्तर, अचानक नहीं होगा, आकस्मिक नहीं होगा, बल्कि सीखना कैसे होगा? सीखना क्रमोत्तर होगा, यानी क्रम से होगा, सूझपूर्ण नहीं होगा। तो सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे छोटे छोटे चरणों में या छोटे छोटे कदमों में होती है, अर्थात क्रमिकता की बात करता है। तीसरा कि सीखने में चिंतन व विवेचन का कोई स्थान नहीं होता। तीसरा उन्होंने बताया कि सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई स्थान नहीं, विवेचन का कोई स्थान नहीं होता। ये 3 प्रमुख बातें या 3 प्रमुख विशेषताएं अधिगम या सीखने के बारे में थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। अब हम थॉर्नडाइक महोदय के इस सिद्धांत का कक्षा अध्यापन में क्या उपयोग है, कक्षा अध्यापन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इसकी बात करते हैं। कक्षाध्यापन में जैसा आप जानते हैं कि शिक्षक और छात्र के मध्य इंटरेक्शन होता है, वह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ इस नियम का प्रयत्न एवं भूल कहें, आवृत्ति कहें, अनुबंधन कहें, उद्दीपक और अनुक्रिया का, या एसआर बॉन्ड की बात करें कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स में जो बॉन्डिंग होती है, या
बॉन्डिंग थियरी की बात हम करते हैं तो ये विभिन्न नामों से है। तो इनमें कक्षा शिक्षण में कैसे उपयोग होगा? तो पहला, शिक्षक को सबसे पहले उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए जो छात्रों के लिए अधिक सिरदर्द पैदा करती हो। यानी पहला उन्होंने क्या कहा इसका उपयोग का, कि परिस्थिति का हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का निदान करना चाहिए। निदान का मतलब क्या होता है? कारण खोजना या कारण जानना। भाई कोई टॉपिक है, वो समस्या है, तो शिक्षकों को सबसे पहले उन परिस्थितियों का पता लगाना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए जो छात्र के लिए समस्या पैदा करती हो। जो क्या होती है? छात्र के लिए क्या हो? जो छात्र के लिए समस्यात्मक हो। जो छात्र के लिए क्या हो? समस्यात्मक। तो जैसे ही वो डायग्नोस कर लेगा, तब कौन सी अनुक्रिया को सिखाना या पढ़ाना चाहता है। भाई उसने डायग्नोस कर लिया बच्चे को यहां समस्या है, तो फिर दूसरा यह सिद्धांत दिखाता है शिक्षण के लिए कि कौन सी अनुक्रिया, यानी जो विभिन्न अनुक्रियाएं वो कराना चाहता है, तो उसमें भी वो जानेगा कि कौन सी अनुक्रिया वह पढ़ाना चाहता है या सिखाना चाहता है। अर्थात यह शिक्षक निर्धारित करेगा। इसे कौन करेगा? ये शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक इसे निर्धारित करेगा। फिर तीसरी चीज, इसको निर्धारित कर लिया उसने, तो सही अनुक्रिया को विशेष कोशिश करके, जो सही अनुक्रिया है, सही अनुक्रिया को विशेष कोशिश करके, कैसे करेंगे? एक स्पेशल एफर्ट के द्वारा विशेष कोशिश करके, जैसे आप छात्र की प्रशंसा करके कर सकते हैं, उसे पुरस्कार देकर कर सकते हैं। तो यानी विशेष कोशिश, और वो कैसे? हम ये कह दें कि जैसे पुरस्कार या प्रशंसा के द्वारा हम क्या करें? हम उसे सिखा दें। शिक्षक क्या करेगा? उसे सिखा दे। तो इसका क्या होगा कि शिक्षकों को यह सोचना ही नहीं चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? कि जो वो लेक्चर ले रहा है या जो वो भाषण प्रेषित कर रहा है, कि परिणाम स्वरूप छात्र सही अनुक्रिया करना अपने आप सीख जाएगा। भाई हम तो लेक्चर ले लिए, लेकिन अब बच्चों के लिए हमको एक स्पेशल एफर्ट करना है, चाहे उसे हम पुरस्कृत करके, प्रशंसा देके आदि के माध्यम से, जस्ट लाइक मोटिवेशन, सही अनुक्रिया को हमें बच्चे को सिखा देना है। ये न मान के चले, ये कतई न सोचे कि हमारे लेक्चर से बच्चा सही अनुक्रिया पकड़ लेगा या सीख लेगा। फिर अगला बिंदु कहता है, इसके लिए क्या उपयोगिता है कि शिक्षकों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि सही अनुक्रिया सीखते समय कोई ऐसी अनुक्रिया को वो न सीख ले जिसे बाद में हमें हटाना पड़े या उसे अलग करना पड़े। यहां आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। यानी एक शिक्षक को कि कोई ऐसी अनुक्रिया न सीखे, ऐसी अनुक्रिया न सीखे जिसे बाद में क्या करना पड़े? बाद में हटाना पड़े। नहीं तो वो बच्चे के अंदर एक भ्रम की स्थिति होगा कि आज तो मैंने अनुक्रिया सीखा और कल कह रहे हैं कि उसे भूल जाओ। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, तो और बच्चे शब्द में आते हैं तो कहते हैं कि
कमल या कलम वाला क, लट्टू वाला ला और मछली वाला म मिला के कलम लिखेंगे। और फिर हम ये कहते हैं कि कमल या कलम, लट्टू और मछली को भूल जाओ, खाली क ल म। अब बच्चे के सामने ये प्रश्न होता है कि हमने जो अभी तक पढ़ा आज गुरुजी भूलने को कह रहे हैं, और आज जो पढ़ूंगा वो कल भूलने को कहेंगे। तो ये एक बच्चे के अंदर क्या होगा, एक निराशा या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर अगली चीज, शिक्षक जब यह समझ ले, यानी टीचर, जो टीचर है या शिक्षक है, जब वो यह समझ ले कि किसी समस्या के समाधान में एक ही अनुक्रिया से हमें सफलता मिल सकती है या एक ही अनुक्रिया कराना या करना काफी है, तो अनावश्यक रूप से और अधिक अनुक्रियाओं को सिखाने पर बल न दे। तो यहां हम ये कह दें कि अनावश्यक अनुक्रियाओं पर बल न दे, अनुक्रियाओं पर बल न दे। और छात्रों को अनुक्रिया उसी ढंग से सिखाएं जैसा भविष्य में उसको उपयोग में आए। और छात्रों को उन परिस्थितियों, यानी जो सिचुएशन है, तो उन परिस्थितियों या उद्दीपनों, जो स्टिमुलस हैं, चाहे वो समस्या के रूप में हो, प्रश्न के रूप में, यानी किसी भी रूप में जो उसके सामने उद्दीपक हैं, तो वही कहता है कि छात्रों को उन परिस्थितियों या उद्दीपनों से विशेष रूप से अवगत कराए। किनसे? जिनकी जरूरत उन्हें उनके वास्तविक जीवन में पड़ती है, यानी जो उनके दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकता होती है, उन विशेष रूप से बच्चों को ध्यान दिलाना है, उन्हें संज्ञानित करना है, उन्हें अवगत कराना है कि छात्र वह परिस्थिति या उद्दीपन से ज्यादा संबंधित हो या ज्यादा उनके बीच बॉन्डिंग बने। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत में कि सिद्धांत के विभिन्न और नाम क्या हैं, इनका प्रयोग बिल्ली के ऊपर हुआ। प्रवर्तक इस सिद्धांत के थॉर्नडाइक महोदय हैं और इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक या शोध प्रबंध एनिमल इंटेलिजेंस में किया है। शिक्षा के प्रयोग की बात किया, प्रमुख तथ्य की बात किया, और शिक्षा के साथ साथ सीखने की विशेषताओं को लेते हुए कक्षा अध्यापन में इसका उपयोग किया है, हम लोगों ने आज उसकी बात की। कल फिर मिलेंगे और कल आपको अधिगम के दूसरे सिद्धांत के प्रमुख तथ्यों के साथ बात करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।